हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे हम डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, और जनरल साइंस का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, जनरल जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसका तो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी एक आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका आविष्कार या जिसको बनाया था मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इनको आगे हम वन बाय वन आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि जो भी परमाणु हैं, इतने सारे परमाणुओं की खोज की गई है, लेकिन इन परमाणुओं की वन बाय वन स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो 118 परमाणु हैं जिनकी खोज हो चुकी है, जो कि ये ज्ञात परमाणु हैं, 118 परमाणु हैं, ये ज्ञात हैं। इनकी 118 परमाणुओं की एक साथ इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इनको एक साथ मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी परमाणु हैं, इनमें समान प्रॉपर्टीज़ वाले परमाणुओं को, समान गुणधर्म वाले परमाणुओं को, तत्वों को एक ही लाइन में या एक ही ऑर्डर में अरेंज करना और उनकी स्टडी करने का जो मेथड है, जिसको मतलब ये इतने सारे परमाणुओं को एक गुणधर्म के हिसाब से अरेंज करना आवर्त या वर्ग में, वो जो सारा प्रोसेस है वो आवर्त सारणी के अंदर किया गया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कि आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और इसका जो आविष्कार है, जो आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुँचने से पहले क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो तत्व हैं इनको गुणधर्म के हिसाब से अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। ठीक है, तो जो डोबेराइनर, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। इन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया था, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इस त्रिक सिद्धांत के अनुसार सबसे जो पहला प्रयास था तत्वों की स्टडी का, तो डोबेराइनर ने किया था, और इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था 18170 यानी कि 1817 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इसके त्रिक सिद्धांत यानी कि इसके सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया, जो भी तत्व हैं इनमें समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों को इन्होंने ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ज़्यादा तत्वों को अरेंज नहीं कर पाए। कम 4 से 5 ही जो इस प्रकार के ग्रुप है ये बना पाए थे पूरा। तो इस प्रकार का ये जो आप पहला प्रयास है ये असफल रहा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, तीन तत्वों वाले कुछ समूह में विभाजित किया था। तीन तत्वों वाले कुछ समूह में परमाणुओं का वर्गीकरण या तत्वों का ग्रुप बनाया था। जो भी आप लोग इसको समझ सकते हो। डोबेराइनर के बाद के अंदर आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं न्यूलैंड साइंटिस्ट हैं, ये अंग्रेज साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था कि ये जो त्रिक सिद्धांत है इसको फॉलो ना करके इन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दिया था। तो न्यूजीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आजकल एसएससी जेईई वगैरह जो टेक्निकल एग्जाम है वहाँ पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ये 1866 के अराउंड इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए थे। जो भी सारे परमाणु हैं, तत्व हैं, तो तत्वों को अष्टक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि जो परमाणु द्रव्यमान हैं, जो भी तत्व हैं उनको, तत्वों को आप पूरा नोट कर सकते हो, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि 8 इस प्रकार से 8 के ग्रुप बना लिया अष्टक सिद्धांत में। और इस नियम के अनुसार क्या था कि जो 8वां परमाणु है वो पहले परमाणु की तरह सेम प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत है, तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, तो वहाँ तक आपके ओनली 56 थोरियम तक, 56 नंबर के जो परमाणु क्रमांक यानी थोरियम तक के तत्व हैं वो ज्ञात थे। तो इन्होंने थोरियम तक के परमाणुओं को व्यवस्थित किया था, लेकिन उसके बाद में टोटल अब तक 118 परमाणुओं की खोज हो चुकी है। तो इतने सारे परमाणुओं को व्यवस्थित करने का उनके पास कोई भी नियम नहीं था। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, इसमें क्या था, जो स्वर होते हैं, स्वर संगीत में जो स्वर होते हैं, सा रे गा मा पै धै नी सा, तो ये 8वां स्वर पहले स्वर के समान ही प्रॉपर्टीज रखता है। सा से स्टार्ट होता है और सा पे खत्म होता है 8वां। तो इसी प्रकार से मतलब
पहला और आठवां समान प्रॉपर्टी रखता है, तो इसी प्रकार से तत्व भी पहला और आठवां जो तत्व है वो समान प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी कि न्यूजीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की जो तुलना है वो की गई थी संगीत के अष्टक से। ठीक है, संगीत से अष्टक से इसकी तुलना है वो की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी सारणी आई थी, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की आवर्त, मेंडलीफ का आवर्त नियम। ये दिया था 1869 में। ठीक है, 1869 में। तो इस नियम के अनुसार क्या, जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार जो भी तत्व हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इन्होंने जो आवर्त सारणी है उसमें 9 तो वर्ग और 7 है वो आवर्त स्थापित किए थे। ठीक है, इस आवर्त सारणी में 9 तो वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। जो भी आपके आवर्त हैं इसमें देखो, जो वैसे अगर अपन जनरली बात करें तो वर्ग की संख्या, जो उपवर्ग, ये जो 9 है, इनमें से फर्स्ट से लेके अपन 7 तक जो आवर्त सारणी देखेंगे ऊपर, उसके हिसाब से बात करेंगे तो ये ए और बी 2 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। तो यानी टोटल आवर्त की बात करें तो ये 18, जो टोटल वर्ग की बात करें तो 18 वर्ग होते हैं। अगर उपवर्गों को सम्मिलित करें तो उपवर्गों को सम्मिलित करें, उपवर्गों को सम्मिलित करें तो कितने होते हैं, 18 होते हैं। जनरली 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं वो इस सारणी में बताए थे। इसको हम पढ़ेंगे आगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर उपवर्ग में विभाजित करें तो ये 18 वर्ग हो जाते हैं। अब देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार, इसको आप नोट कर सकते हो, मेंडलीफ ने क्या किया था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन या होते हैं। ठीक है, तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन है वो बताया था आपके मेंडलीफ ने। अब जो मेंडलीफ के आवर्त नियम है, इनके कुछ दोष हैं। इन्होंने जो भी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को 2 वर्गों में रखा था। हाइड्रोजन जो परमाणु है इसको कहाँ पे रखा था, 2 वर्गों में रखा था। एक तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो क्षार धातुओं के समान होती हैं, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है वो हेलोजनों के समान होती हैं। हेलोजन सीरीज है उसके समान होती है। तो उसके आधार पर इन्होंने इसको 2 वर्गों में व्यवस्थित किया था। एक ही परमाणु के 2 स्थान आवर्त सारणी में दिए थे मेंडलीफ ने, इसकी वजह से ये इसका दोष माना जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, कुछ मेन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से, बाकी ये इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को आपको मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है इसके दोष क्या थे, इन्हीं के जो दोष हैं, मेंडलीफ के दोष हैं, उनको ही रिमूव किया था आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोजले ने बनाई थी 1930 में। तो इसके लिए कुछ आपको बेस है वो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो समान गुण वाले कुछ तत्व हैं, समान गुण वाले कुछ तत्व हैं, उनको अलग अलग रखा गया था। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था। तो यहाँ पे जैसे बात करें कॉपर और मरकरी है, इनकी गुणधर्म है वो सेम रहते हैं, लेकिन इनको आवर्त सारणी में अलग अलग है वो अरेंज किया गया था। अर्जेंटिनम और टिन, इनको भी अलग अलग है वो अरेंज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं उच्च परमाणु भार वाले कुछ तत्व हैं, उच्च परमाणु भार वाले कुछ तत्व हैं, उनको कम परमाणु भार वाले कुछ तत्वों से पहले रखा गया था। उच्च परमाणु भार वाले कुछ तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया था। तो यहाँ पे बात करें जैसे टेल्यूरियम होता है 126.92, जो आयोडीन होता है, आयोडीन का भार इतना होता है, और टेल्यूरियम का जो भार होता है वो होता है
127.61 टेलुरियम और आयोडीन। तो आयोडीन को इससे पहले रखा गया था, टेलुरियम को रखा गया था आयोडीन से पहले। तो ये इसका एक दोष था। और 8वें जो वर्ग है, 8वें वर्ग के अंदर 3 तत्व को एक साथ, 3 तत्व थे उनको एक साथ रखा गया था। तो ये कुछ इस प्रकार के दोष थे। इन दोष को दूर करने के लिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी 1930 के अंदर है वो बनाई थी। किसने दिया था ये? तो मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया था? जो पहले अगर मेंडलीफ के नियम के अनुसार अगर बात करें तो उसमें भौतिक और रासायनिक उन्होंने परमाणु भारों के आवर्ती फलन बताए गए थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार से इनको अरेंज किया गया था। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि इसके अनुसार परमाणु संख्या के आवर्त फलन है वो बताया गया है मोज़ले के आधुनिक आवर्त सारणी में। और यहाँ पे आवर्त की संख्या अगर बात करें तो आवर्त की संख्या होती है 7। वर्ग की संख्या बात करें, जनरल वर्ग की बात करें तो 9 होती है। लेकिन अगर इसको उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाए और उपवर्गों को सम्मिलित किया जाए तो 18 आपके ये कुल वर्ग बन जाएंगे। कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे अगर उपवर्ग भी सम्मिलित कर दिए जाएं तो। और इसके अगर अपन बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो यहाँ पे देखो ये जो हैं ऊर्ध्वाधर जो भी ये डिब्बे हैं इनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ये वर्ग कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये टोटल है वो 18 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ग हैं उनकी स्पेशल नेम है वो भी अपन देखेंगे। लेकिन ये होते हैं आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो भी ये डिब्बे होते हैं इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त कहते हैं। अभी तक कुल 118 तत्व हैं वो ज्ञात है। तो इन 118 तत्वों को यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो यहाँ तक अभी 7 आवर्त हैं वो हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जो पहला ये है इसको कहते हैं क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स। इनको फर्स्ट वर्ग में अरेंज किया गया। तो ये होते हैं एल्कली धातुज। दूसरे जो वर्ग है इसमें अरेंज किया गया क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातु को यहाँ पे अरेंज किया गया है। ठीक है। इसके बाद में ये जो आपका 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग है यहाँ पे अक्रिय गैसों को सम्मिलित किया गया। ये सारी अक्रिय गैसें हैं जो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है। ये आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और कोई भी रिएक्ट या रिएक्शन है वो ये सारी गैसें नहीं करती हैं। ठीक है। क्योंकि इनके जो लास्ट में जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे तरीके से भरे होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो ये आपका जो ग्रुप है जो 17 नंबर का जो है इसको कहते हैं हेलोजन। हेलोजन ग्रुप इसको कहा जाता है, जिसमें हेलोजन तत्वों में आता है ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व आते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका छठा आवर्त है जो 6 नंबर का आवर्त है। ठीक है। ये 6 नंबर आवर्त में 57 जो तत्व होता है लेंथेनियम, जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये लेंथेनियम 57 के बाद में आपका ये 71 तक ये जो 14 तत्व हैं ये आपके कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स। और जो 7वां आवर्त है 7th आवर्त में 89 नंबर तत्व से एक्टिनियम से एक्टिनॉइड श्रेणी स्टार्ट होती है, ये 103 तक आपकी जाती है। तो लेंथेनियम और एक्टिनियम जो श्रेणियां हैं वो 6ठे और 7वें आवर्त में होती हैं। लेंथेनियम 57 से लेके आपके 71 तक होते हैं
एक्टिनियम 89 से यहाँ से स्टार्ट होते हैं और 103 तक होते हैं। ये आपके 14 तत्व ये आ गए और 14 तत्व यहाँ पे आ गए, ठीक है। 14 और 14 लेंथेनोइड्स कहते हैं लेंथेनियम के बाद के तत्वों को, और एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं इनको कहते हैं एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व है। ये होते हैं 89 से 103 तक, ये होते हैं 57 से 71 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपके जो एक्टिनोइड श्रेणी है, एक्टिनोइड श्रेणी के जो भी ये सारे तत्व हैं ये आपके सबसे ज़्यादा रेडियोस्क्रिय होते हैं, सबसे ज़्यादा रेडियोस्क्रियता शो करते हैं ये एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं कि ये जो एक वर्ग है इसमें ये जो तत्व अरेंज किए गए हैं, ये 1 नंबर तत्व, 2, ये 3, 4, तो ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार है वो क्या होता जाता है आपका यहाँ पे बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो आकार है ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या करेगा, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार है वो क्या करता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर किसी आवर्त की बात करें तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाईं साइड जा रहे हो, बाएं से अगर दाईं साइड है वो जा रहे हैं आवर्त के अंदर, तो यहाँ पे परमाणु का आकार है वो घटता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बढ़ेगी। नेट जो नाभिक का चार्जेज उसमें आकर्षण बल है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से वो बढ़ेगा, इसकी वजह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनकी ज़्यादा मतलब क्यों होता है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको छोटी सी एक टेबल ध्यान में रखनी है जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर आकार है वो बढ़ता है, यहाँ पे आप बना सकते हो आकार, और एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार है वो घटता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता कब आएगा, जब कोई भी परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो इधर जाते हैं तो आकार घटता जाता है, यानी कि आकार घटता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, कोई भी परमाणु, ये जो नाभिक है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के युग्म को दूसरे परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो उसकी कहलाती है इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कोई भी जो आपका जो ये दो आपके परमाणु हैं ये अणु बना रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया, जो भी अन्य अदर किसी भी प्रकार का ये जो बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है इस इलेक्ट्रॉन के युग्म को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये कुछ इस परमाणु की ओर खिसक जाता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है अपनी ओर आकर्षित करने की, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि ये जो युग्म के इलेक्ट्रॉन है इस साइड आ जाएंगे तो इस पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज रहेगा इस साइड, तो ये आपकी कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो ये ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता ये तो आपका बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता ये आपका घटता है। इसके बाद में नेक्स्ट होती है आपकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो कोई भी गैसीय परमाणु है जिसके बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो परमाणु है इसके बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस परमाणु को कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये जो ऊर्जा की मात्रा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ये आपकी कहलाती है आयनन विभव, आयनन विभव कहलाती है, ठीक है। तो
तो किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी ये आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। तो बड़े आकार का ये जो बाहरतम जो कोश का परमाणु, इसको इजीली आप कम ऊर्जा के साथ बाहर निकाल सकते हो। और अब अगर आवर्त में जाते हो, बाएं से दाईं ओर जाते हो, तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपके, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, विद्युत ऋणात्मकता बताया था। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप इसको देखो, मैंने यहाँ लिख दिया गलत है और ये बताया आपको सही था। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, कोई भी जो बॉन्ड बनाते हैं परमाणु, तो उसमें जो ये बॉन्ड के जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, जो भी परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि ये परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी और इसकी ये जो परमाणु है इसके ऊपर क्या आ जाता है, विद्युत धनात्मक हो जाता है ये, यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दो अलग अलग टर्म होगी, दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूँ। अलग चलते हैं नीचे थोड़ा सा, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता की बात करते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता, इनकी आप डेफिनेशन साथ साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अगर आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव क्या होता है, किसी भी गैसीय परमाणु में तत्व को गैसीय अवस्था में मानते हैं, तत्व की गैसीय परमाणु की, किसी भी तत्व, कुछ भी लिख दो आप, किसी भी तत्व के गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा आयनन विभव। दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, कोई भी उदासीन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में, किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रवेश कराने के लिए, इसको प्रवेश कराने पर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको परमाणु के इस बाह्यतम कोश में अपन प्रवेश कराते हैं, तो ये परमाणु कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, ये परमाणु कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, ये इसकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा को ये बाहर निकालेगा, तो ये इस परमाणु की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो डेफिनेशन, किसी भी उदासीन परमाणु की बात करते हैं यहाँ पे, उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो उत्पन्न मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं तो वो हेलोजन वर्ग की होती है। हेलोजन वर्ग सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद में होती है क्लोरीन की, उसके बाद में होती है ब्रोमीन की, उसके बाद में होती है आयोडीन की। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर का क्रम है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी टर्म आती है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता। ठीक है, तो कोई भी
अणु है, किसी भी अणु के अंदर जो भी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है परमाणु की, वो उसकी क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो ये जो युग्म का इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, तो अगर इस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये इस युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है अपनी ओर युग्म, जो ये युग्म के इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, जो विद्युत ऋणात्मकता है ये आवर्त में जाने पे, इधर बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि आकार छोटा होता जाता है। तो इसकी ये जो घटती जाती है, और जो आकार छोटा होता जाता है, इधर चलेंगे तो क्या होता है? आकार छोटा होगा। तो मतलब ये जो नाभिक है इसका धनावेश है, ये यहाँ दूर तक इलेक्ट्रॉन के युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आकर्षण जो बल है वो इस नाभिक का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा आकर्षण करेगा, ये आकर्षण करेगा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा आकर्षण करेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ये क्या होती है? बढ़ती है। और विद्युत धनात्मकता की बात करें तो वो क्या होती है? घटती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो नाभिक है इसके खींचने की जो इलेक्ट्रॉन के जो युग्म का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड खींचने की जो आकर्षण की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बड़े आकार की वजह से। तो ये ऊपर से नीचे आने पे घटती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, विद्युत ऋणात्मकता को आप डेफिनेशन में, कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को, शॉर्ट में नोट कर लो आप इसको ताकि आपको दोबारा रिवीजन के टाइम याद रहे। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और ये फ्लोरीन की क्या होती है? मैक्सिमम होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आयनन-विभव। विद्युत ऋणात्मकता का एक फॉर्मूला, वो भी आपके यहाँ पे ये आप याद रख सकते हो। जो विद्युत ऋणात्मकता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया। जब दुर्लभ मृदा धातु की बात करें, दुर्लभ मृदा धातु आवर्त सारणी में, तो इसकी संख्या होती है 17 के अंदर जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं, लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं यहाँ पे 15। तो लेंथेनियम से लेके, और 2 तत्व, एक तो आपका आता है यहाँ पे स्केनेडियम और दूसरा आता है आपका यहाँ पे यूट्रियम। तो ये आपके 17 तत्व दुर्लभ मृदा धातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। अब कुछ टेबल्स हैं जो आवर्त सारणी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में ही दे दिया है पूरा। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है आवर्त वर्ग में। विद्युत धनात्मकता वो भी बढ़ती है। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता वो घटती है। ठीक है, और ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे होता है। धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व वो पाए जाते हैं आपके पी ब्लॉक में। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो धातुएं हैं। धातु को अपन प्लेन से इस प्रकार से दिखाएंगे, ये सारे धातुएं। तो ये इतने जो सारे तत्व हैं ये सारे क्या हैं? ये आपके धातु हैं सारे। और ये आपकी जो रेड कलर वाली सारी ये क्या हैं? उपधातु हैं। रेड कलर वाली कितनी क्या है आपकी? उपधातु। उपधातु कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी 7 उपधातु होगी। अगर अपन अधातु की बात करें तो ये ब्लैक वाली सारी क्या हैं?
ये ब्लैक वाली आपकी क्या है, ए धातु है। तो ये ए धातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक आपका ये हो जाएगा 19 और एक ऊपर हीलियम बच जाएगा 20। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो धातु कितनी होगी आपके टोटल, यहाँ पे अगर बात करें तो धातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 118 अभी तक ज्ञात है। तो उसमें से धातु होगी 91, ए धातु कितनी होगी 20, उप धातु कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप थोड़ा बहुत 1 से 2 बार रीडिंग करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अभी तक जो भी ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या 118 हैं। प्रकृति के अंदर विद्यमान 94 तत्व प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से, कृत्रिम विधि से निर्मित होते हैं। इसके बाद में ये जो बाकी तत्व बचे ये कृत्रिम रूप से निर्मित हैं 24। धातुओं की संख्या 91, ए धातु की संख्या है वो 20 है, उप धातु की संख्या 7 है। पृथ्वी की भूपृष्ठ पे सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व बात करते हो एल्यूमिनियम है वो पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम होता है। ओस्मियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओस्मियम ये रहा आपका ओस्मियम। ठीक है, अगर सबसे हल्की धातु तत्व की बात करते हैं तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। द्रव्य धातु की बात करें तो पारा लेड है, ये आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है। द्रव्य ए धातु तत्व है आपका ये ब्रोमीन, ये ए धातु तत्व जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो पारा और ब्रोमीन है वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। धातु है वो तो होता है पारा और ए धातु तत्व होता है वो होता है ब्रोमीन। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है वो होता है चांदी और विद्युत का सुचालक ये तो धातु तत्व हो गया। ए धातु तत्व क्या हो जाएगा ग्रेफाइट। इसके बाद में आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे क्रियाशील ए धातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा आघात यानी कि आघात करके सबसे ज़्यादा मतलब चोट सहन कर सकता है सोना, जिससे कि अपन आभूषण वगैरह बनाते हैं। और सबसे क्रियाशील धातु की बात करते हैं सीजियम सबसे क्रियाशील धातु है, ये रिएक्शन कर लेता है। और मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है वो है सोडियम और हड्डियों का निर्माण है वो होता है कैल्शियम से। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला जो तत्व है वो होता है क्लोरीन। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम होता है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है। और सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक है वो होता है फ्लोरीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका आवर्त सारणी का ये यहाँ पे कवर होता है पूरा। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट की। ठीक है।